मिलिट्री कॉजेज देख लेते हैं। मिलिट्री कॉजेज में हमारे पास पॉइंट्स है, सीनियर पोस्ट इन आर्मी वर गिवन टू ब्रिटिश ऑफिसर्स एज डिस्कस्ड बिफोर, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इसको। सोल्जर्स वर बीइंग फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, ये भी मिलिट्री का पार्ट है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उनको रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीटली दोबारा एक्सप्लेन ना करें, आपको रिपीट करने की इसको कोई जरूरत नहीं है, और इवन आपने रिपीट करना भी नहीं है अपने आंसर को इसके अंदर। सोल्जर्स वर सेंट टू फाइट इन अदर कंट्रीज, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंडियन सोल्जर्स बेसिकली जो ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, सिपाहीज थे, दे वर इंडियंस, और जो एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी इन आर्मी वो इंडियंस ही थे सिपाही लेवल के ऊपर, ट्रूप्स लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि दे वर सेंट टू अदर कंट्रीज टू फाइट इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश, फॉर द ब्रिटिश, और वो क्या कर रहे हैं, कोई फाइट है, कोई वॉर है, वो ब्रिटिश की है और फाइट ब्रिटिश आर्मी को करनी चाहिए, लेकिन इंडियन ट्रूप्स को सेंड किया जा रहा है, वहाँ पे सोल्जर्स को सेंड किया जा रहा है कि वो अपने घरों से दूर, अपनी कंट्री, अपनी सिटी से दूर जाके ब्रिटिश के लिए फाइट करें विद अदर कंट्रीज, विद अदर पीपल, और जिनका कोई इनके साथ कोई एनमिटी भी नहीं है। लो सैलरीज वर पेड टू ट्रूप्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा, वन ऑफ द मेजर and the most significant reason behind the war of independence, grease cartridges issue. It was introduced, grease cartridges were introduced in January 1857. अच्छा, ये जो था, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, मैं आपको जनरली बता दूं, आपने कंक्लूजन बिल्ड करना होता है, एंड यू हैव टू प्रोवाइड अ सॉलिड एविडेंस कि आप क्यों बता रहे हैं कि भाई मैं एग्री करता हूं कि ग्रीस कार्ट्रिज इशू वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट वहाँ पे लिखना पड़ता है कि डायरेक्ट रीजन था, क्या था, वॉर इसकी वजह से स्टार्ट हुई, फिजिकल फाइट स्टार्ट हुई, तो खैर उसके ऊपर बाद में आते हैं, उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ग्रीस कार्ट्रिजेस इशू, एक आपने याद रखना है कि आपके पास 4 मार्क डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट वाज द ग्रीस कार्ट्रिजेस इशू, यानी 4 मार्क क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, और उसके अंदर आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास 4 लाइंस अवेलेबल है, इसके अंदर 5 to 6 पॉइंट्स हैं, आप अब इसको कम्प्लीटली लिख दें, मेंशन करें वहाँ पे, बेशक अपने वर्ड्स में लिख दें, बेशक इसको याद कर लें, तो इट इज़ मच बेटर कि आप इसको याद ही कर लें और इसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें अपने क्वेश्चन के अंदर, तो आपको 4 मार्क इजीली मिल जाएंगे वहाँ से। A new cartridge was introduced by British which was coated in both cow and pig fat. अच्छा, इसके ऊपर हम इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में ग्रीस कार्ट्रिज इशू था क्या, ग्रीस कार्ट्रिज असल में क्या थी और क्यों ब्रिटिश को, इंडियंस को इशू हो रहा था ब्रिटिश से और ब्रिटिश कमांडर से कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। बिकॉज ऑफ द सोल्जर्स हैड टू चू द फैट, दिस कॉज्ड ग्रेट रिजेंटमेंट सिंस पिग फैट वाज फॉरबिडन बाय द इन इस्लाम and the cow was sacred animal in the eyes of Hindus, so the soldiers went furious and refused to use it. ये आपके 4 मार्क आंसर है 4 मार्क क्वेश्चन का कि व्हाट वाज ग्रीस कार्ट्रिज इशू। अब जरा हम आते हैं एक प्रेजेंटेशन की तरफ, एक पिक्चर की तरफ के असल में ग्रीस कार्ट्रिज होती क्या है। अच्छा, अब आपको लेफ्ट में आपके पास, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ भी कर सकूं, लेफ्ट में आपके पास ये आपको कार्ट्रिज की एक एग्जांपल नजर आ रही है, यानी कि कार्ट्रिज असल में कैसी दिखती थी। अब उस टाइम पे जाहिर है कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन तो नहीं थी, बहुत कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो जो ब्रिटिश के उस टाइम पे मॉडर्न वेपन और मॉडर्न जो बुलेट्स थी वो यही थी। अब ये एक कार्ट्रिज की पिक्चर आपके सामने है ऑन द लेफ्ट, और इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, साथ के पेपर केस था और उसके अंदर पाउडर होता था, फिर बुलेट थी, और इसको ग्रीस लगा के, ये जो आपके साइड पे यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का कुछ नजर आ रहा होगा हाईलाइटेड मटेरियल, ये ग्रीस है इसके ऊपर। और हमें पीछे हमने देखा कि ग्रीस was made up of cow and pig fat, और क्यों पिग तो इस्लाम के अंदर हराम है और फॉरबिडन है, तो उसको यूज मुस्लिम्स नहीं कर सकते, और काउ जो है इट वाज अ सैक्रेड एनिमल फॉर द हिंदूज, वो उनके उसको वो वर्शिप करते हैं, तो वो भी काउ के फैट को च्यू नहीं कर सकते थे, यूज नहीं कर सकते थे, इट वाज फॉरबिडन इन देयर रिलीजन। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप्स जो थे दे वर हाईली डिससेटिस्फाइड। अब देखते हैं, ये गन थी जो न्यू गन इंट्रोड्यूस करवाई गई, और नंबर 1 जो आपके पास एक सिपाही आपको नजर आ रहा है एक प्रेजेंटेशन के अंदर, इसने क्या करना है, इसने सबसे पहले जो उस कार्ट्रिज है उसको अपने माउथ से च्यू करके उसको ओपन करना है और फिर उस पाउडर को पोर करना है एज शोन इन द पिक्चर नंबर 2, कि उसको गन के अंदर पोर करना है और फिर उसको फायर के लिए रेडी करना है। तो यहाँ पे जो मेजर कंसर्न था इंडियंस का वो ये पॉइंट नंबर 1 था कि सोल्जर को च्यू करना पड़ेगा ग्रीस कार्ट्रिज को, और कार्ट्रिज के ऊपर जो मटेरियल है इट वाज अनएक्सेप्टेबल टू इंडियंस, टू बोथ द ग्रुप्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और वो इसको यूज नहीं कर सकते थे। तो ये एक जनरल हमने देख लिया कि जनरली असल में क्या इशू था और क्यों दोनों ग्रुप्स ने इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया, इसको अपोज किया, और फिर इस पे किस किस तरह से आगे फर्दर रिजेंटमेंट होना स्टार्ट हुई। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम चलते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वॉर इवेंट्स की तरफ, कि इवेंट्स कौन कौन से हैं
रीजंस तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप अपनी क्वेरी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर और हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, वॉर के इवेंट्स क्या थे, इसके ऊपर बेसिकली आपके पास कोई डायरेक्ट क्वेश्चन, एक 4 मार्क क्वेश्चन आता है इन द पास्ट पेपर, व्हाट वाज द इवेंट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो उसके 4 मार्क में तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन इसका असल मकसद यहाँ पे मटेरियल को ज़्यादा इंक्लूड करने का मकसद ये है कि आप सिर्फ 4 मार्क के अंदर तो आपको 4 पॉइंट्स ऐड करने हैं या 5 मैक्सिमम पॉइंट्स ऐड करने हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप 7 मार्क लिख रहे होंगे, बेशक वो रीजंस के ऊपर हो, वो फेलियर्स के ऊपर हो, तो कहीं ना कहीं आपको वॉर इवेंट्स को टच करना ही पड़ेगा। आपको एक रेलेवेंसी बिल्ड करने के लिए, एक स्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करने के लिए वॉर इवेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी कि असल में हो क्या रहा था। और एक स्टोरी को अच्छा याद रखने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप रीजंस याद रखें, वॉर के इवेंट्स को याद रखें, उसमें हुआ क्या, और फिर एट द एंड हम रिजल्ट देखेंगे और हमें पता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गई थी और वो हमारा रिजल्ट बन गया इसमें। अच्छा, सिपाही मंगल पांडे refused to obey his British officer to use grease cartridge and was executed in मार्च। अच्छा, मार्च 1857 में एक सिपाही था मंगल पांडे, इसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं और ये एक हिस्ट्री के अंदर खास तौर पे इंडिया में और हिंदुइज्म में इसको एज अ हीरो देखा जाता है और मंगल पांडे को एज अ आइडियल लोग लेते हैं और इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज भी होती हैं। अच्छा, क्या था, रिफ्यूज़ किया ग्रीस कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए कि हम भाई इसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट कंटेन काउ फैट और काउ इज फॉरबिडन इन हिंदुइज्म, और इसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया इन मार्च, यानी इसको आप कह सकते हैं पनिशमेंट हो गई टू द डेथ और ख़त्म हो गया मंगल पांडे की। अब ये जो इवेंट था ये सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था। क्यों? एक जब इंडियन सोल्जर को डिसओबे करने के ऊपर एग्जीक्यूट किया गया तो बाकी जो इसके फेलो सोल्जर्स थे दे वर हाईली मोटिवेटेड कि अब हम वॉर ही करेंगे ब्रिटिश के साथ और अब हम म्यूटिनी करेंगे और हम यानी बगावत करेंगे और हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। सिपाहीज इन मीरत वर कोर्ट मार्शल एंड imprisoned when they refused to use grease cartridges। अब देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग मैंने आपसे बोला था कि grease cartridges issue was the major reason behind the war of independence। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट इवेंट थे वॉर के, जो जिसकी वजह से वॉर होना स्टार्ट हुई, एक फिजिकल फाइट ब्रेकआउट हुई, वो ग्रीस कार्ट्रिज इशू की वजह से ही हुई थी। और बाकी रीजंस तो जाहिर है मेजर रीजंस हैं, बहुत टाइम से चलते आ रहे थे, लेकिन उनको हम इनडायरेक्ट रीजंस भी कह सकते हैं। अब जो दूसरे सिपाहीज थे उनको कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल, अगर आपका क्वेश्चन हो कोर्ट मार्शल क्या होता है, तो कोर्ट मार्शल मिलिट्री के अंदर जो पनिशमेंट होती है, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हों, ट्रूप्स हों, उनको जो पनिशमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री लॉ, आर्मी लॉ, उसको हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। और इन सोल्जर्स को डिसओबे करने की वजह से, क्योंकि आर्मी के अंदर कमांड्स को ओबे करना, ऑर्डर्स को ओबे करना बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि मैंडेटरी होता है। तो फिर जब ऑर्डर नहीं डिसओबे किया गया तो कोर्ट मार्शल हो गए, इम्प्रिजन्ड हो गए और मना जब किया उन्होंने ग्रीस कार्ट्रिज को यूज़ करने पे, फिर देयर फेलो सोल्जर्स ब्रेक इनटू देयर प्रिजन एंड फ्रीड देम। अब ये देखिए, यहाँ से डायरेक्ट फाइट स्टार्ट हो रही है क्योंकि फेलो सोल्जर्स तो अब आर्म्ड अपराइजिंग कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश। दे आल्सो किल्ड मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैप्चर्ड दिल्ली। अब जो मेजर सिटी ऑफ इंडिया है दिल्ली, जिसके ऊपर कंट्रोल था ब्रिटिश का, इट वाज कैप्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियंस ने उसको कैप्चर कर दिया। ब्रिटिश लॉस कंट्रोल ऑफ मथुरा, झांसी, दिल्ली, लखनऊ एंड इलाहाबाद। कानपुर इंसिडेंट 1857। इसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, अब ये जो मेजर सिटीज़ हैं आपके पास, मथुरा, झांसी, दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद, ये इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी वो नहीं है जो ब्रिटिश की कमांड के अंदर है, ये इंडियन आर्मी, हम सेपरेट आर्मी की बात कर रहे हैं। एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो इंडियन ही जिसको लीड कर रहा है, और इंडियन ट्रूप्स जो हैं उन्होंने अपना सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड टू फाइट अगेंस्ट देयर हॉस्टिलिटी। फिर एक और इवेंट था कानपुर इंसिडेंट। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना, इसके आपके पास 4 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज कानपुर इंसिडेंट या व्हाट वाज कानपुर इंसिडेंट ऑफ 1857। तो जाहिर सी बात है आपके लिए मटेरियल अवेलेबल है, इन सारे पॉइंट्स को लिखें और इंशाल्लाह आपको 4 मार्क इस पे गारंटेड मिल जाएंगे। नाना साहिब एन इंडियन फाइटर। अच्छा, एक और बात सुन लें, क्वेश्चन बेशक आ जाए व्हाट वाज नाना साहिब यानी हु वाज नाना साहिब, या क्वेश्चन आ जाए व्हाट वाज द कानपुर इंसिडेंट, तो आंसर इसका ऑलमोस्ट सेम ही होगा। यही वाला मार्किंग स्कीम भी आपको यही अलाउ करती है और यही इसके वैलिड रीजंस हैं। ये वाला आंसर आप देखेंगे दोनों क्वेश्चंस में। कंफ्यूज नहीं होना कि नाना साहिब कोई अलग चीज़ आ गई है, कानपुर इंसिडेंट अलग आ गई, बल्कि दोनों सेम बंदे को बिलोंग करते हैं और सेम इसका आंसर आप देख सकते हैं उसके अंदर। एन इंडियन फाइटर लेड द फोर्स ऑफ इंडियंस इन कानपुर एंड ट्रैप ब्रिटिश फोर्सेस फॉर 3 वीक्स। अब 3 हफ्ते तक नाना साहिब ने, क्योंकि
अब तो अपराइजिंग हो गई है, अब डायरेक्ट इवेंट स्टार्ट हो गए हैं वॉर के, तो इन्होंने फोर्सेस को ट्रैप किया फॉर द 3 weeks. British forces then surrendered, but they were killed along with 300 women and children. 100 women and children were kept as captives. Later, Nana Sahib escaped when British recaptured कानपुर. एक और आपके पास हम इंशाल्लाह पास्ट पेपर सीरीज के अंदर जब पास्ट पेपर क्वेश्चन देखेंगे तो हम एक देखेंगे इंसर्ट को कि सेक्शन ए में भी पास्ट पेपर में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है जो ब्लैक होल ट्रेजेडी से रिलेटेड है या जो ये कानपुर इंसिडेंट से रिलेटेड है, तो उसको हम अभी फिलहाल क्योंकि इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको डिटेल में पढ़ें, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि डिटेल थोड़ी सी ज़रूरी थी तो हम उसको उसके अंदर सेपरेटली डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा. आगे चलते हैं, फर्दर इवेंट्स क्या थे. बहादुर शाह, ये बहादुर शाह जफर की बात हो रही है. एट द एज ऑफ 83 was leading an army against British, but he surrendered peacefully when British recaptured Delhi in September 1857. He was the Mughal emperor, the only leader of the Muslim who was leading from the front. और despite his old age उन्होंने फिर भी एक एक्टिव रोल प्ले किया वॉर के अंदर. और स्टार्टिंग में खैर he was reluctant to join the war due to his age, लेकिन फिर बाद में इनको किसी तरह मुस्लिम्स ने और इंडियन आर्मी ने, हिंदूस ने, सब ने इनको रिक्वेस्ट करके इनको भी वॉर के अंदर इन्वॉल्व किया. और लेकिन बाद में लेटर ऑन व्हेन ब्रिटिश री अराइव्ड एट दिल्ली और रीकैप्चर दिल्ली, देन ही सरेंडर्ड पीसफुली हिज सन्स. लेकिन इस पीसफुल सरेंडर का रिजल्ट पीसफुल नहीं था, वो एक हॉस्टाइल रिजल्ट था. किस तरह? हिज सन्स मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान एंड मिर्जा अबू बकर वर ब्रूटली मर्डर्ड एंड देयर हेड्स वर प्रेजेंटेड टू एम्परर शाह एज अ लेसन. अब ब्रिटिश ने एक एग्जाम्पल सेट करनी थी कि अगर कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट स्टैंड लेगा, कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्म अपराइजिंग करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको उसका सिला क्या मिलेगा. और वो उन्होंने इस एग्जाम्पल सेट किया कि एम्परर बहादुर शाह के जो बेटे थे मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, दे वर बीहेडेड. और उनके हेड्स को इवन बहादुर शाह के सामने एज अ लेसन प्रेजेंट भी किया गया कि आपने ब्रिटिश के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, आपने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की थी, ये हम आपको लेसन दे रहे हैं और ये आपका रिजल्ट निकला है वॉर का, जो आपने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक आर्म्ड अपराइजिंग की और एक म्यूटिनी की. क्योंकि उनकी नज़र में ये म्यूटिनी थी, इंडियन म्यूटिनी थी, इंडियन रिवॉल्ट था, बगावत थी. लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इट वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की जंग. तो ये दो सेपरेट व्यूज़ हैं, लेकिन इसके इवेंट्स, इसके रीजन, इसके फेलियर सेम है. ब्रिटिश ऑल्सो रीगेन्ड लखनऊ. अब देखें ऊपर हम क्या देख रहे थे कि मथुरा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, दे वर बीइंग कैप्चर्ड बाय इंडियन आर्मी. लेकिन अब यहाँ पे हम वापस देख रहे हैं कि रिकैप्चर होते जा रहे हैं यही वाले एरियाज, वापस ब्रिटिश की कंट्रोल के अंदर जा रहे हैं. और इन लखनऊ भी मिल गया वापस. और इन झांसी, लक्ष्मीबाई वाज किल्ड इन जून 1858 बाय लीडिंग एन आर्मी. झांसी की रानी जिसे हम कहते हैं लक्ष्मीबाई, उसका रियल नेम था. और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बट वाज हु वाज लक्ष्मीबाई, तो इसके ऊपर आपको 4 मार्क पूरे करने होते हैं. वो हम पास्ट पेपर सीरीज के अंदर जब क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो हम उसको कंप्लीट करेंगे साथ साथ. तो ये यहाँ पे अब देखें लक्ष्मीबाई जो वाज किल्ड व्हाइल फाइटिंग इन द बैटलफील्ड, इसका उस टाइम पे शी ड्रेस्ड अप एज अ मैन और किसी को पता नहीं था कि ये कोई वुमेन है इसके अंदर, क्योंकि उनका ड्रेसिंग ही एक मैन की फॉर्म में थी. और सिर्फ जो कुछ क्लोजेस्ट कंपेनियंस थे इनके, उनको पता था कि ये लक्ष्मीबाई खुद फाइट कर रही हैं, क्योंकि इनके साथ भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर इनके साथ भी वही एक्सक्यूज ब्रिटिश ने बिल्ड किया, इनके लैंड को कैप्चर करना स्टार्ट किया. और फिर बाद में इन्होंने फाइट की और 1858 के अंदर, जून 1858 के अंदर ये भी मारी गई उस बैटल फील्ड के अंदर. ठीक है जी. तो यहाँ तक हम ये आपका रीजंस थे. और यही अब देखें आपके पास बहुत आसानी ये हो गई है कि आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है. अगर मैं वापस बैक जाऊं तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास कंप्लीट पैराग्राफ्स जो हैं, 5 पैराग्राफ्स आपके पास 14 मार्क क्वेश्चन के लिए हैं. और फिर आप करते क्या, आप इंट्रो लिखते हैं, आप कंक्लूजन लिखते हैं और 14 मार्क को फिर आप क्लोज करते हैं. क्वेश्चन के ऊपर जब हम आएंगे तो हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे और हम साथ साथ बात करेंगे बाकी चीज़ों की. आई होप कि आप सबको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको हर चीज़ क्लियर होगी. इसको आप स्टोरीज की तरह याद रखें, इसको आप एक कंप्लीट इवेंट को अपने माइंड में रखें कि ये वाली स्टोरी थी, इस तरह से रीजंस होना स्टार्ट हुए, ये वाली रीजन थी, फिर ये इवेंट से और ये उसके रिजल्ट निकले. जब रिजल्ट वाले पार्ट के ऊपर आएंगे तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं. तो इस तरह से आपका एक 7 मार्क क्वेश्चन यानी
व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपका 14 मार्क जो रीजंस के ऊपर आएगा वो भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इसके साथ साथ ही इन्हीं नोट्स के अंदर, इसी मटेरियल के अंदर, कंटेंट के अंदर आपके पास 4 मार्क क्वेश्चन जो थे जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है वो भी कंप्लीट हो गए। तो ये आपकी कंप्लीट गाइड है। आप इसी मटेरियल को अगर याद कर लें तो यही आपके लिए काफ़ी होगा, सिग्निफिकेंट होगा कि आपका पेपर अच्छा निकल जाए और आप ए और ए स्टार की तरफ मूव कर सकें। तो कोई क्वेश्चन हो रीजन से रिलेटेड, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन।